हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना दांगी और इससे पहले के लेक्चर में आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं कि द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। फिर भौतिक आधार को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार रासायनिक को भी दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। उसी प्रकार से अशुद्ध को भी समांगी और विषमांगी मिश्रण। फिर इनके हमने गुण देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यदि कोई भी दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो कौन से नियम का पालन करते हैं। तो ये 5 प्रकार के नियम है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि हमारा वीडियो की ड्यूरेशन में ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और हम आसानी से सिर्फ इसको समझने पर फोकस करें और अच्छे प्रकार से हमें समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को इंग्लिश में देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम। रासायनिक संयोजन का नियम, पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम एंटोनी लेवेश्वर द्वारा 1790 में दिया गया था और इस नियम के अनुसार ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यानी प्रकृति में उपस्थित पहले से किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है या मात्रा है, ना तो हम उसे कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा, ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। NaCl प्लस AgNO3 इनको आपस में मिलाया तो जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ क्रिया कर लेगा और Cl सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया करके बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। यानी कि इसमें कोई नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई है। जो पहले से दो क्रियाकारक थे उन्होंने अपने तत्वों को आपस में परिवर्तित कर लिया है और दो अलग अलग पदार्थों के रूप में यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में या उत्पाद के रूप में हमें मिल गए हैं। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, बर्फ और जल। बर्फ को यदि हम जल में परिवर्तित करें तो आप पहले से कोई भी एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए और उसको तौल लीजिए, यानी कि उसका द्रव्यमान या भार कितना है वह निकाल लीजिए। फिर उसको पिघल जाने का इंतजार कीजिए। जब वो पिघल जाएगा तो फिर से उसे तौल के देखिए। बस शर्त ये है कि उसमें से कुछ भी मात्रा वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जब वो बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो उसे तौल के देखिए, उसका जो द्रव्यमान पहले था वही बाद में आएगा। फिर से आप उसे बर्फ में परिवर्तित कीजिए, मात्रा वही रहेगी। यानी कि सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में किसी भी द्रव्य या ऊर्जा का परिवर्तन होगा, परंतु ना तो हम उसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। तो यह नियम सिद्ध हो गया। दूसरा नियम हम देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। यानी आप किसी भी यौगिक का निर्माण कीजिए दो तत्वों को मिलाकर, परंतु उनका जो संगठन है या अनुपात है यौगिक बनने के उपरांत वो हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे यौगिक का निर्माण किसी भी विधि के द्वारा किया गया हो। देखिए हम इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। H2O हमें बनाना है तो हम दो तत्व लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप जल का निर्माण कितने भी बार कीजिए, इसकी जो मात्रा है वो हमेशा फिक्स रहेगी। H2O2 इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं, ट्वाइस H2, ये हो गया बैलेंस। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमें हमेशा लेना पड़ेगा और इनका भी एक निश्चित अनुपात रहेगा, 1:8। हाइड्रोजन का भार यहाँ पर जैसे H2O का फॉर्मूला होता है ये H2O, तो ऑक्सीजन 16 और ये 2 है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें मिला है 1:8। तो आप चाहे अमेरिका में जाकर जल बनाइए, ऑस्ट्रेलिया में बनाइए, अपने घर पे बनाइए, प्रयोगशाला में बनाइए,
कहीं पर भी आप जल का निर्माण कीजिए, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो तत्वों की आवश्यकता हमेशा होगी और 1:8 में ही इनको मिलाना होगा। यदि इस अनुपात को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जल का निर्माण नहीं होगा। यदि हमें जल चाहिए तो 1:8 में ही इसे मिलाना होगा। तो चाहे आप कोई सी भी विधि यूज कीजिए, हमेशा चाहे आप किसी भी विधि के द्वारा जल का निर्माण कीजिए, अनुपात एक ही रहेगा और यदि आप अनुपात फिक्स रखते हैं तो हमेशा जल का ही निर्माण होगा। तीसरा नियम हम देखते हैं, गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था। एक बार इस नियम को फिर से देख लेते हैं। ये नियम प्राउस्ट के द्वारा 1799 में दिया गया था। इसके साइंटिस्ट भी याद रखिएगा, किसी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व A तथा B संयोजित होने पर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो B के भार या द्रव्यमान A के साथ संयोजन होने पर पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं या सरल अनुपात में होते हैं। ये नियम डाल्टन के द्वारा 1804 में दिया गया था। मान लीजिए कि ये दो तत्व हैं और ये दोनों आपस में संयोग करके एक नया यौगिक बना रहे हैं, तो हम इसको समझने के लिए एक तत्व की मात्रा को निश्चित कर देते हैं और इसकी मात्रा को परिवर्तित करते हैं। तो जो यौगिक की लिस्ट हमें मिलेगी या नए नए यौगिक मिलेंगे, उनका जो अनुपात होगा वो एक सरल पूर्णांक या सरल अनुपात में हमें मिलेगा। इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। आप वो तत्व हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको आपस में मिलाते हैं तो हमारा बन जाएगा NO, बन जाएगा N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अब हम यहाँ पर इनका भार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम है एक नाइट्रोजन का भार होता है 14, क्योंकि यहाँ पर दो नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 28, एक ऑक्सीजन 16, एक नाइट्रोजन 14, 16, दो नाइट्रोजन 28, तीन नाइट्रोजन है यहाँ पर 48, 4 है तो ये हो जाएगा 64, यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 28। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया गया है हमने एक ऑक्सीजन के भार से उसमें गुणा कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा को निश्चित कर देते हैं, तो इसका भार हम लिख लेंगे एक सिंपलर अनुपात में, भाग लगाएंगे इसको। यदि यहाँ पर मान लीजिए दो नाइट्रोजन की जगह एक नाइट्रोजन होता तो कितने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता, तो ये हो जाएगा हमारा 14:8। ये 14 है पहले से, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम। 14:16, 14:24, इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 14, यहाँ नीचे लिख देते हैं जगह नहीं है तो 24, और ये हो जाएगा 32, 14:, ये हो जाएगा 40। इसको और देखिए यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का तो हमने फिक्स कर दिया 14, और सिर्फ ऑक्सीजन का चेंज है 8, 16, 24, 32 और 40। 8 का टेबल मिल गया हमको, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। यहाँ लिख देते हैं इसको 8, 16, 24, 32 और 40 और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। यदि नाइट्रोजन की मात्रा को निश्चित किया जाए तो ऑक्सीजन हमें एक सिंपल या सरल पूर्णांक के रूप में मिल जाएगा। ये नियम हो गया है सिद्ध। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा एक सरल अनुपात में हमको प्राप्त हुई है। अगला नियम देखते हैं हम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं तो वे सरल गुणित अनुपात में होते हैं। और ये नियम दिया गया था रिश्टर द्वारा 1792 में। यानी मान लीजिए कि ये दो पदार्थ हैं हमारे और ये दोनों अलग अलग इस तीसरे से क्रिया कर रहे हैं, तो इनके जो अनुपात इस तीसरे के साथ में मिलने पर बने हैं और बाद में इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वही अनुपात रहेंगे जो इस तीसरे के साथ क्रिया करने पर बने।
इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करते हैं। देखिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन क्रिया कर रहा है हमारा हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है हमारा हाइड्रोजन के साथ। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो मीथेन बनेगा। इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, 9th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, CH4 और ये बनाएगा H2O। इनका अनुपात लिख लेते हैं हम। यहाँ पर कार्बन का भार है 12, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो गुणा करेंगे तो आएगा 4। इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3:1। सेम यहाँ पर भी 2:16, ये मिलेगा हमें 1:8। तो यहाँ पर हमें देखना है कार्बन का अनुपात 3 और ऑक्सीजन का अनुपात 8। तो इस नियम के अनुसार क्या था कि ये दोनों अलग अलग तत्व जब तीसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं तो इनका जो अनुपात मिला, यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो वही अनुपात हमें फिर से मिलेगा। यानी हमें मिलना चाहिए कार्बन का अनुपात 3 और ऑक्सीजन का अनुपात 8। तो आइए इसको हम देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CO2। कार्बन का भार होता है 12, ऑक्सीजन का भार 16, 16 दूना 32। इसको भाग लगाइए, क्या यही आएगा आपका? निकाल के देखिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखिए ये नियम यहाँ पर सिद्ध हो गया। आप डिवाइड करके देखेंगे तो यही अनुपात मिलेगा। यानी कि जब इसने इसके साथ क्रिया करी तो जो अनुपात यहाँ मिला सेम वैसे ही ऑक्सीजन ने जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी, और जो अनुपात हमें यहाँ मिला यदि इन दोनों की हम आपस में क्रिया करा दे तो वही अनुपात हमें यहाँ मिलेगा। लास्ट नियम देखते हैं हम, गैसीय आयतन का नियम। प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो ये एक सरल अनुपात में होते हैं। यानी कि ताप और दाब की मात्रा को हमें निश्चित रखना है। और ये नियम गै-लुसाक के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इस नियम को गै-लुसाक का नियम भी कहते हैं। यह नियम सिर्फ गैसीय पदार्थों के लिए एप्लीकेबल होता है, लिक्विड पदार्थों या द्रव पदार्थों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस ले ली और क्लोरीन गैस ले ली। इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन हमने एक आयतन में ली थी और एक आयतन ही हमने क्लोरीन का लिया था, तो दोनों ने मिलकर 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। यानी हमेशा जो अनुपात मिलेगा हमें एक सरल अनुपात में मिलेगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यदि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को इंग्लिश में देखिए। और हाँ स्टूडेंट, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो लेक्चर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।